गुड इवनिंग टू डियर ऑल स्टूडेंट। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास में आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो नए हैं या पुराने हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर शुरू करेंगे आज का हमारा रोमांचक सफ़र। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन आज हमने इंक्लूड किए हैं। तो एक बार कर दीजिए ये सब कुछ, तब तक हम वेट कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट और जुड़ जाएंगे, फिर हम हमारी जो आगे की क्रियाविधि है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जैसे ही क्लास ख़त्म हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि पहले आप लड़ते हो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, फिर जब कुछ समझा देता हूँ तो फिर आप उस चीज़ को दिल पे ले लेते हो। एक तो आप मुझे गुरु बोलते हो, फिर मैं कुछ कह देता हूँ तो उस चीज़ को आप सुनते भी नहीं हो, मानते भी नहीं हो। तो कुछ हक मेरा भी बनता है आपको समझाने का, डांटने का। एक गुरु हूँ तो अगर गुरु का दर्जा आपने दिया है तो मुझे कुछ समझाने दिया करें, मुझे कुछ कहने दिया करें। मैं जो कुछ कहता हूँ आपके लिए ही कहता हूँ। ठीक है। तो अगर आपको बुरा लगा हो मेरा बोलना तो आगे से मैं नहीं बोलूँगा। आपकी इच्छा है, आप पढ़ना चाहते हो तो आ सकते हो, अगर आप नहीं आना चाहते कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी स्टूडेंट का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अपने आप से रंजिश को दूर रखते हुए बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन ही आपके साथ जाएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य का द्वितीयक श्वसन अंग कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है मुख, बी है नाक, सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब दीजिए, निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग कहलाता है? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला गलत जवाब है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य का जो मुख होता है वो द्वितीयक श्वसन अंग होता है। अब इसको समझना है द्वितीयक और प्राथमिक श्वसन अंग क्या होते हैं। देखिए, मनुष्य शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार के अंग बनाए जाते हैं। उन अंगों का विशेष उपयोग होता है और उन अंगों का एक या एक से अधिक उपयोग भी होता है। जब आपको कभी भी नाक में जुखाम हो जाता है या नाक से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है तो उस स्थिति में अगर आप सांस नहीं लोगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए मनुष्य के शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि जब नाक खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में वो मुख से सांस ले सकता है। कहाँ से सांस ले सकता है? मुख से सांस ले सकता है। नाक और मुख दोनों ही श्वास नली से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपसे द्वितीयक श्वसन अंग पूछा जाए तो उसका जवाब मुख देना है। अगर आपसे प्राथमिक श्वसन अंग पूछा जाता है तो प्राथमिक श्वसन अंग का जवाब आपको नाक देना है। यानी कि प्राथमिकता नाक को दी गई है, पहले वो नाक से सांस लेगा। अगर नाक में कुछ खराबी है, जुकाम है या कुछ और प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में वो मुख से सांस लेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कंफ्यूज करने वाला सवाल है, इसीलिए मैंने इसको समझाया है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर और आसपास जहां पर जीवन संभव है क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के ऊपर और आसपास जहां पर जीवन संभव है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है होमोस्फेयर, बी है बायोस्फेयर, सी है टेरिडोस्फेयर और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है आपको ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। पृथ्वी के ऊपर और आसपास जहां पर जीवन संभव है क्या कहलाता है? होमोस्फेयर, बायोस्फेयर, टेरिडोस्फेयर या कोई नहीं। ए, बी, सी या डी। अब देखिए क्या होगा इसका आंसर। लाइव चैट बॉक्स में आपको जवाब देना है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला बायोस्फेयर बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी के ऊपर और आसपास जहां पर जीवन संभव है उस चीज़ को या उस लेयर को या उस सतह को या उस जगह को हम बायोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अगर बायोस्फेयर ऑप्शन में नहीं आता है लिखा हुआ, उस कंडीशन में हम उसको जैवमंडल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जैवमंडल भी बोल सकते हैं। तो जैवमंडल को इंग्लिश में बायोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। और जो पृथ्वी है उसके ऊपर जितनी भी ऐसी जगह है जहाँ पर जीवन उपलब्ध है या जो ऊपरी परतें हैं जहाँ पर जीवन उपलब्ध है, वो सब परतें या वो सब जगह बायोस्फीयर या जैवमंडल के नाम से जानी जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता देता हूँ आपको कि इस पृथ्वी के बाहर का जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी आज तक तो अभी तक तो कोई खोज हुई नहीं है,
लेकिन अगर भविष्य में इस पृथ्वी के बाहर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो सकता है, कोई जीवाणु हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर बड़े से बड़ा कोई प्राणी हो सकता है, उन सबको एलियंस कहा जाएगा या उन सबको एलियंस कहा जाता है। समझ में आ गया? एलियंस का मतलब आप क्या समझते हो कि एक एलियंस का मतलब ऐसा होता है कि जिसके 4 हाथ होंगे और 5 पैर होंगे, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, ऐसा एलियन नहीं होता है। एलियन का जो शाब्दिक अर्थ है, जो वर्बल उसका डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है कि अपनी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसके बाहर का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित जीव है, उसको एलियन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सवाल आपके बायोलॉजी में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका आंसर बता दिया मैंने, बायोस्फीयर या जैवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है BCG वैक्सीन का संबंध किस रोग से है। क्वेश्चन क्या है, BCG वैक्सीन का संबंध किस रोग से है। ऑप्शन नंबर ए है टीबी, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी है चेचक, सी है एड्स और डी है हैजा। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। BCG वैक्सीन का संबंध किस रोग से है। BCG वैक्सीन का संबंध किस रोग से है, टीबी, चेचक, एड्स या फिर हैजा। जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए दिया है टीबी, बिल्कुल सही जवाब है। BCG वैक्सीन का संबंध किससे है, टीबी से है। BCG वैक्सीन का संबंध टीबी से है। ठीक है, टीबी से। अब टीबी क्या होता है, टीबी का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा टीबी रोग को फैलाया जाता है और मनुष्य में होता है। ठीक है, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, जैसे कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस भी किससे संबंधित है, कोरोना वायरस का जो वायरस होता है, वो वायरस क्या करता है, वो सीधा हमारे जो रेस्पिरेशन सिस्टम है या श्वसन तंत्र है उस पर सीधा इफेक्ट करता है और हमारा जो फेफड़े हैं उन फेफड़ों को क्या कर देता है, उन फेफड़ों में कोरोना वायरस की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। फिर मनुष्य को श्वास लेने में तकलीफ होती है, श्वसन नली में दर्द रहता है, उसको खांसी आती है। इसी प्रकार की समस्या जब लक्षण उत्पन्न होते हैं तो वो कोरोना से ग्रसित व्यक्ति माना जाता है या कोरोना पॉजिटिव माना जाता है। और इसी के जो रिलेटेड लक्षण है वो टीबी के होते हैं, जिसमें क्या होता है कि मनुष्य को बार बार खांसी आती है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, श्वास नली में दर्द रहता है, इस प्रकार के। तो BCG वैक्सीन का संबंध ध्यान रखना, BCG वैक्सीन का संबंध किससे है, टीबी से। अब एक जानकारी और दे देता हूँ, अभी कोरोना वायरस जो चल रहा है उस कोरोना वायरस की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनको ठीक करने के लिए मलेरिया के अंदर जो दवाई काम आती है, जिसको हम क्लोरोक्विन के नाम से जानते हैं, जिसका जो बेसिक दवाई का जो बेसिक सॉल्ट होता है वो सॉल्ट होता है क्लोरोक्विन। तो उस क्लोरोक्विन का उपयोग अभी किया जा रहा है कोरोना की दवाई बनाने में और कोरोना के मरीज को ठीक करने के लिए। और भारत देश क्लोरोक्विन को बनाने वाला विश्व का पहला देश है, पहला देश नहीं कह सकते, विश्व का सबसे बड़ा देश है जहां पर क्लोरोक्विन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, क्लोरोक्विन का निर्माण होता है। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले अमेरिका ने भी भारत से क्लोरोक्विन दवाई मांगी थी कि हमें क्लोरोक्विन की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि भारत भी मेडिकल के क्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। तो उसके लिए एक बार फिर से आप सब लोगों से कहना चाहूँगा, एक बार तालियां हो जाए इसके लिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए है WBC, बी है RBC, सी है त्वचा और डी है मस्तिष्क। जवाब देना है, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। व्हाट इज द बेसिक सेल दिस इज इंक्रीज अवर बॉडीज इम्यूनिटी सिस्टम। WBC, RBC, त्वचा और मस्तिष्क। अब देखिए इसमें क्या होता है, शरीर को जो प्रतिरक्षा प्रदान करती है वो करती है WBC। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसके अंदर भी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। कैसे प्रदान करती हैं, देखिए जब भी किसी शरीर में जब भी किसी प्रकार के हानिकारक या फिर किसी भी प्रकार के जीवाणु या वायरस का इफेक्ट होता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमारे शरीर की जो WBC होती हैं, उन WBC की जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, इन WBC का भी अलग अलग भाग होता है, वो लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, सबसे पहले उस रोग को नष्ट करने की
तैयारी करती है या सबसे पहले उसको कोशिश करती है नष्ट करने की। फिर जब WBC से कंट्रोल नहीं होता है तो WBC फिर और उससे अधिक जो हाई लेवल की जो कोशिकाएं होती हैं जो शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करती हैं उसको बुलाती हैं या उसका निर्माण करती हैं। फिर जब हद से ज़्यादा बाहर निकल जाती है, कंडीशन हाथ से बाहर निकल जाती है, तो उस कंडीशन में फिर मनुष्य को दवाई दी जाती है। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है, हृदय में दो संकुचन और विमोचन के बीच का समय क्या कहलाता है? अब इस चीज को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन दिया गया है, हृदय यानी कि दैट मीन्स अपना हार्ट, उसके अंदर संकुचन और विमोचन। आपने देखा होगा किसी वीडियो में, हृदय क्या करता है, संकुचन होता है और विमोचन होता है। देखिए ये यहाँ पर नीचे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हृदय क्या कर रहा है, हृदय एक बार सिकुड़ रहा है और एक बार वापस से संकुचित हो रहा है, सिकुड़ रहा है, एक बार वापस से विमोचन हो रहा है या फूल रहा है। तो इस दोनों के बीच का समय है वो क्या कहलाता है? इन दोनों के बीच का समय क्या कहलाता है? इस इमेज में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो हृदय है वो धड़क रहा है, उसमें संकुचन और विमोचन दोनों ही क्रियाएं हो रही हैं। तो इस कंडीशन में आप कैसे उस चीज को क्या कहोगे, आप उस चीज को क्या कहोगे, आप ये चीज बतानी है आपको। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, कार्डियक साइकिल, बिल्कुल सही जवाब है। कार्डियक साइकिल का मतलब ये होता है मनुष्य के हृदय के अंदर दो संकुचन और दो विमोचन, यानी कि एक बार संकुचन हुआ, फिर कुछ समय लगा, फिर वापस से संकुचन हुआ, फिर एक बार विमोचन हुआ, फिर कुछ समय लगा, फिर वापस से विमोचन हुआ। इन दोनों के बीच का जो समय है वो कार्डियक साइकिल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। इन दोनों के बीच का समय, दो संकुचन दो विमोचन के बीच का समय कार्डियक साइकिल के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, जो मैंने अभी बताई थी पहले, अब शो नहीं हो रही है, पहले हो रही थी। उसमें क्या होता है कि कार्डियक साइकिल चलता है, कार्डियक साइकिल में एक बार संकुचित होता है, एक बार विमोचन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, शरीर से अधिक मूत्र का उत्सर्जन क्या कहलाता है? शरीर से अधिक मूत्र का उत्सर्जन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है डायलिसिस, ऑप्शन नंबर बी है एक्डाइसिस, ऑप्शन नंबर सी है डायूरेसिस और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। ए है डायलिसिस, बी है एक्डाइसिस, सी है डायूरेसिस और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब दीजिए, शरीर से अधिक मूत्र का उत्सर्जन क्या कहलाता है? जिसने इसका जवाब दिया है शरीर से अधिक मूत्र का उत्सर्जन, जिसने इसका जवाब दिया है डायूरेसिस, बिल्कुल सही जवाब है। डायूरेसिस में क्या होता है, मनुष्य के शरीर में मूत्र का अधिक निर्माण होने लगता है। अधिक निर्माण होने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य पानी ही नहीं पी रहा है और फिर भी जो है उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर यूरिन बनता जा रहा है, ऐसी कंडीशन नहीं होती है। जितना भी, जब भी वो पानी पीता है तो उस पानी का अधिकांश भाग, लगभग जल का 90% भाग जो वृक्क होते हैं, किडनीज होती हैं, उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, मूत्र में परिवर्तित कर दिया जाता है और मनुष्य को बार बार क्या हो जाता है, मूत्र लगता है या मूत्र विसर्जन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये डायूरेसिस कहलाता है। इस अवस्था को हम डायूरेसिस के नाम से जानते हैं। और जो डायूरेसिस की समस्या है वो अधिकतर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको भी ये समस्या ज़्यादा होती है। इसको डायबिटीज़ इंसिपिड्स के नाम से भी जानते हैं। जो थोड़ी सी इससे अलग डिजीज़ होती है उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में क्या आता है, मनुष्य को यूरिन आता है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिक मूत्र का उत्सर्जन करना डायूरेसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। रक्तचाप का मतलब होता है बीपी या ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए स्पेग्नोमीटर, बी है पोटोमीटर, सी है पोरोमीटर और डी है टेंशियोमीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र, रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्पेग्नोमीटर, पोटोमीटर, पोरोमीटर या टेंशियोमीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बीपी, इस नामों से जाना जाता है। जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए दिया है स्पेग्नोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। जो स्पेग्नोमीटर होता है उसके द्वारा रक्त का दाब, रक्त का दाब। अब रक्त का दाब का मतलब क्या होता है? देखिए, रक्त हमारे शरीर में धमनियों और शिराओं के अंदर दौड़ता है, गति करता है। और रक्त क्या है, एक प्रकार का उत्तक है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। मैंने पहले बताया था आपको, मैं हर बार जब भी क्वेश्चन आपको बताता हूं तो उसमें मैं उसको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके ही आपको उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस को और सोल्व करवाता हूं।
तो मैंने पहले बताया था कि रक्त क्या है। रक्त एक विशेष प्रकार का उत्तक है, उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। उत्तक को हिस्टोलॉजी के नाम, उत्तक का अध्ययन हम हिस्टोलॉजी में करते हैं। ये सब कुछ मैंने पहले बता रखा है। तो जब रक्त हमारे शरीर में धमनियों और शिराओं के अंदर दौड़ता है तो शिराओं की जो दीवारें होती हैं, धमनियों और शिराओं की जो दीवारें होती हैं, उस पर एक विशेष प्रकार का बल लगता है या दाब लगता है। उस दाब के आधार पर रक्त की गति और उसकी गति की अधिकता या कम होना ये निर्भर करता है। तो इसी को हम रक्तदाब के नाम से जानते हैं। ये चीज़ मैंने बिल्कुल इजी वे में समझाई है, जबकि इसको साइंस के तरीके से अगर मैं डीपली समझाऊं तो 1 घंटा भी कम लगेगा, क्योंकि मैंने इजी वे में समझाया है आपको कि रक्तचाप या रक्तदाब का मतलब होता क्या है, ये किससे संबंधित है। बाकी इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसको अगर विस्तार से समझें तो बहुत डीपली है ये, ठीक है, एक डीप साइंस है। तो आप तो इतना ध्यान रखना है कि रक्तचाप मापने का यंत्र स्पेग्नोमीटर होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक छोटा सा पंप होता है, उसको पुश करता है, फिर उसमें हवा भरती है, आपके हाथ के लगाता है, फिर हवा भरता है और फिर वो उसमें रीडिंग आ जाती है। उसके आधार पर वो बता देता है कि आपका बीपी इतना है या इतना है या इतना होना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा वर्णक यकृत से संबंधित है? वर्णक का मतलब होता है पिगमेंट। वर्णक का मतलब क्या होता है? पिगमेंट होता है। तो निम्न में से कौन सा वर्णक यकृत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है एंथोसाइनिन, बी है कैरोटीन, सी है बिलीरुबिन और डी है नेरोसिन। जवाब देना है, निम्न में से कौन सा वर्णक यकृत से संबंधित है? एंथोसाइनिन, कैरोटीन, बिलीरुबिन या नेरोसिन। एंथोसाइनिन, कैरोटीन, बिलीरुबिन या नेरोसिन, निम्न में से कौन सा वर्णक यकृत से संबंधित है? एंथोसाइनिन, कैरोटीन, बिलीरुबिन या नेरोसिन। जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी दिया है बिलीरुबिन, बिल्कुल सही जवाब है। बिलीरुबिन वर्णक जो होता है वो क्या है? वो यकृत में उत्पन्न होता है और यकृत से संबंधित होता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिलीरुबिन वर्णक कहाँ उत्पन्न होता है, किससे संबंधित है, तो इसका जवाब देना है यकृत। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, मायोपिया क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है मायोपिया क्या है। पहली बार सुना होगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार सुना तो मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पर, मैं आपको समझाने के लिए ही तो हूँ। जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है दूरदृष्टि दोष, बी है निकट दृष्टि दोष, सी है हृदय संबंधी रोग और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। मायोपिया क्या है, क्या कहलाता है मायोपिया, क्या चीज़ है बताना है आपको। मायोपिया क्या है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, हृदय संबंधी रोग या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जवाब देना है मायोपिया क्या कहलाता है, या मायोपिया क्या है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, हृदय संबंधी रोग या कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है मायोपिया का दूरदृष्टि दोष, बिल्कुल सही जवाब है, चाहे आपने अल्टप्पे से दिया हो, तुक्का लगाया हो या कुछ और किया हो। जिसका गलत है उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसका सही है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है, जब मनुष्य के अंदर दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है तो उस स्थिति को हम मेडिकल लैंग्वेज में मायोपिया के नाम से जानते हैं और इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस आप लोग जानते हो, दैट मीन्स उसके चश्मा लगा दिया जाता है और उस चश्मे के अंदर अवतल लेंस को लगाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण मनुष्य को ठीक से दूर की चीज़ें ठीक से दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। तो मायोपिया का मतलब दूरदृष्टि दोष है, इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी देंगे आपको ए और बी दोनों ही नहीं। तो आपको राइट आंसर देना मायोपिया, दैट मीन्स दूरदृष्टि दोष अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में जीवद्रव की नियमित रूप से गति क्या कहलाती है? कोशिका में जीवद्रव की नियमित रूप से गति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटोप्लाज्म मूव, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटोप्लाज्म मोब, ऑप्शन नंबर सी है साइक्लोसिस और ऑप्शन नंबर डी है सोलोसिस। जवाब आपको देना है, कोशिका में जीवद्रव की गति या जीवद्रव की नियमित रूप से गति क्या कहलाती है? जीवद्रव मतलब प्रोटोप्लाज्म। जवाब देना है आपको ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मूव, साइक्लोसिस या सोलोसिस। जिसने इसका जवाब दिया है कोशिका में जीवद्रव की नियमित रूप से गति,
इसका जवाब साइक्लोसिस दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। साइक्लोसिस का मतलब होता है जीव द्रव की नियमित रूप से गति। अब समझिए चीज़ क्या होती है। आप सब लोगों को पता है कोशिका जीव द्रव का जो जीवन का भौतिक आधार किसको माना, जीवन की जो प्राथमिक इकाई है, यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, वो क्या है, वो है हमारी कोशिका। कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों तरफ क्या होते हैं, केंद्रक के चारों तरफ बहुत सारे कोशिकांग होते हैं और ये कोशिकांग एक विशेष प्रकार के तरल में तैर रहे होते हैं और यही तरल क्या कहलाता है, जीव द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव द्रव कहलाता है, या इसको हम कोशिका द्रव भी कह सकते हैं। लेकिन जीव द्रव भी होता है। जीव द्रव तो इसको मुख्य रूप से कहा जाता है। जीव द्रव को अगर दो भागों में विभाजित किया जाए तो एक होता है केंद्रक, दूसरा होता है कोशिका द्रव। लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि जब किसी कोशिका के अंदर केंद्रक और अन्य कोशिका किसी तरल पदार्थ में तैर रहे होते हैं, या वो तरल पदार्थ जैसे तालाब में पानी भरा होता है या किसी बाल्टी में पानी भरा होता है, तो जब हम पानी को किसी बाल्टी को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो वो पानी, बाल्टी का पानी क्या होता है, हिलता है, गति करता है। तो ठीक उसी प्रकार से कोशिका के अंदर भी जो जीवद्रव होता है या कोशिका द्रव होता है और कोशिकांग होते हैं वो हिलते हैं, उस चीज को हम साइक्लोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी गति, ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन की रचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई है। जस्ट अभी मैंने बताया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है और फिर उसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, जीवन की रचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई, जीवन की रचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तक, बी है कोशिका द्रव, सी है प्रोटीन और डी है कोशिका। जवाब दीजिए, जीवन की रचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई क्या कहलाती है। उत्तक, कोशिका द्रव, प्रोटीन या कोशिका। जीवन की रचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका की रचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई जीवन की रचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई कोशिका के नाम से जानी जाती है। इसके ऊपर दिया गया है उत्तक। विभिन्न प्रकार की जब कोशिकाएं मिल जाती है तो वो उत्तक कहलाती है। कोशिका द्रव कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होता है। प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है, प्रोटीन निर्माण राइबोसोम के ऊपर होता है। इज दैट क्लियर। एक क्वेश्चन में 4-5 फंडे क्लियर करते रहेंगे अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका का बिजली घर है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है, कोशिका का बिजली घर है। बिजली घर का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर बिजली बन रही है। बिजली घर का मतलब ये है कि वहाँ से कोशिका को ऊर्जा प्रदान हो रही है, उसका पावर हाउस। ऑप्शन नंबर ए है केंद्रक, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम और डी है रिक्तिका। जवाब देना है आपको, क्या होगा इसका जवाब। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही जवाब है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे हम कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस या बिजली घर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो अब ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब एक सवाल और होता है कि कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया तो आपने जवाब दे दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल सही जवाब है, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला जेली समान पदार्थ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला जेली समान पदार्थ क्या कहलाता है, तो उसको जवाब देना है मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। फिर इसके बाद में आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कोशिका में श्वसन अंग किसके द्वारा होता है, कोशिका का श्वसन अंग कौन सा है, तो कोशिका का श्वसन अंग आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही कोशिका के अंदर श्वसन होता है। ठीक है, आजकल अब इससे रिलेटेड एक दो जानकारी और दे देता हूँ। आजकल ऐसी तकनीक भी विकसित हो गई है जिसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। और अगर आपको किसी जीव का इतिहास जानना है, किसी जीव का आपको इतिहास जानना है, तो आपको उसका माइटोकॉन्ड्रिया चेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे पुराने डीएनए पाए जाते हैं, सबसे पुराने गुणसूत्र डीएनए पाए जाते हैं। तो किसी भी इतिहास के, किसी भी जीव के इतिहास को खंगालना है, देखना है, खोजना है, तो सबसे पहले उसके माइटोकॉन्ड्रिया को पकड़िए और वहाँ पर अच्छे तरीके से रिसर्च करिए। तो जवाब दे दिया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया, बिजली घर, और इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन भी मैंने क्लियर करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है, शरीर की त्वचा का निर्मोचन या उत्सर्जन क्या कहलाता है। शरीर की त्वचा का निर्मोचन या उत्सर्जन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है डायलिसिस, ऑप्शन नंबर बी है एक्डाइसिस, सी है डायूरेसिस और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं।
जवाब दीजिए, शरीर की त्वचा का निर्मोचन या उत्सर्जन क्या कहलाता है? शरीर की त्वचा का निर्मोचन या उत्सर्जन क्या कहलाता है? डायलिसिस, एक्डाइसिस, डाइयूरेसिस या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल सही जवाब है एक्डाइसिस। एक्डाइसिस का मतलब क्या होता है? आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर की जो त्वचा है वो धीरे धीरे, पुरानी जो त्वचा होती है वो उत्सर्जित होती रहती है, निर्मोचित होती रहती है, या वो हमारे शरीर की त्वचा का जो ऊपरी भाग है वहाँ से हटती रहती है और नई त्वचा का निर्माण होता रहता है। ये क्रिया इतनी धीरे होती है कि आप इसको मतलब इसका पता नहीं लगा सकते, इसको देख नहीं सकते। लेकिन सर्दियों में आपने देखा होगा कभी कभी कुछ व्यक्ति या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों की जो चमड़ी होती है, सिर्फ हाथों की पंजों की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पंजों की बात कर रहा हूँ, वो बड़ी तेज़ी से क्या होती है, बड़ी तेज़ी से पुरानी चमड़ी उतरना चालू हो जाती है और नई चमड़ी आना प्रारंभ हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप अपने हाथों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस समय हमारे शरीर में कौन सी क्रिया हो रही है, एक्डाइसिस क्रिया हो रही है। लेकिन ये जो एक्डाइसिस की क्रिया है, त्वचा निर्मोचन या उत्सर्जन की जो क्रिया है, ये संपूर्ण शरीर में चलती रहती है। पुरानी त्वचा है वो हटती रहती है और नई त्वचा का निर्माण होता रहता है। और एक सवाल और बता दूं इससे रिलेटेड, एक क्या इससे रिलेटेड मैं दो इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा। देखिए, त्वचा की रंग अगर जो होता है उसको रंग प्रदान करने का जो कार्य करता है वो मेलेनिन नामक वर्णन करता है। मेलेनिन नामक वर्णक करता है, ये हमारे रक्त के अंदर पाया जाता है, मेलेनिन। ठीक है, समझ में आ गया। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपसे पूछ ले आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, कवर करता है और बाहर के जो हानिकारक तत्व है, जीवाणु, विषाणु, वायरस और अन्य पदार्थ जो है उनसे हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करता है। इज दैट क्लियर? इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब एक चीज़ कहना चाहूँगा, समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा सा कमेंट करो, न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब कर दो, और क्लास खत्म होने के बाद में और चालू होने से पहले इसको शेयर भी करते रहो। ठीक है, तो यही रिक्वेस्ट है, बस करते रहो और आगे मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है, कोशिका द्रव का विभाजन क्या कहलाता है? कोशिका द्रव का विभाजन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है साइटोकाइनेसिस, बी है प्रोटोप्लाज्म मोब, सी है साइक्लोसिस और डी है सोलोसिस। जवाब देना है, कोशिका द्रव का विभाजन क्या कहलाता है? कोशिका द्रव का विभाजन क्या कहलाता है? जिसने इसका जवाब ए बी सी डी में से दिया है, क्या जवाब दिया है? जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, कोशिका द्रव का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। कोशिका द्रव का विभाजन साइटोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। कोशिका द्रव का विभाजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, आहार नाल का अग्रभाग क्या कहलाता है? दिमाग लगाने वाला सवाल है, ध्यान से इसका जवाब देना, मैंने पहले भी इसको सॉल्व करवाया है। क्वेश्चन पूछा गया है, आहार नाल का अग्रभाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है मुख, बी है मलाशय, सी है पेशनी, डी है गिजार्ड। जवाब दीजिए, आहार नाल का अग्रभाग क्या कहलाता है? आहार नाल का अग्रभाग क्या कहलाता है? मुख, मलाशय, पेशनी या गिजार्ड? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है। अग्रभाग की बात कर रहा हूँ मैं पश्च भाग की बात नहीं कर रहा हूँ। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला मुख, बिल्कुल सही जवाब है। आहार नाल का अग्रभाग मुख के नाम से जाना जाता है। आहार नाल का अग्रभाग मुख के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मुख के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आहार नाल का अग्रभाग मुख, यानी जो हमारा मुंह होता है जहाँ पर हम खाना खाते हैं वो आहार नाल का अग्रभाग या आगे वाला भाग होता है, और जो हमारा सबसे पीछे वाला भाग होता है वो मलाशय होता है, जहाँ से हम मल त्याग करते हैं। ठीक है, वो सबसे पीछे वाला भाग होता है। समझ में आ गया? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेप्सिन व रेनिन कहाँ से स्त्रावित होते हैं? पेप्सिन व रेनिन नामक एंजाइम कहाँ से स्त्रावित होते हैं? जवाब देना है, कहाँ से स्त्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आमाशय, बी है अग्नाशय, सी है यकृत, डी है लीवर। पेप्सिन व रेनिन कहाँ से स्त्रावित होते हैं? आमाशय, अग्नाशय, यकृत या लीवर? ए बी सी डी, क्या होगा इसका जवाब? पेप्सिन व रेनिन कहाँ से स्त्रावित होते हैं? आमाशय से, अग्नाशय से, यकृत से या फिर लीवर से? जिसने इसका जवाब दिया है पेप्सिन और रेनिन का
जिसने पेप्सिन और रेनिन का जवाब आमाशय दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। आमाशय से पेप्सिन और रेनिन नामक क्या होते हैं, एंजाइम स्रावित होते हैं। और इन एंजाइम का मुख्य काम क्या होता है, इन एंजाइम का मुख्य काम होता है भोजन के अंदर उपस्थित प्रोटीन और केसिन। केसिन भी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन ही होती है। दूध का सफ़ेद रंग जो होता है वो केसिन प्रोटीन के कारण होता है, ध्यान रखना। तो केसिन, दूध में उपस्थित भोजन में उपस्थित केसिन और भोजन के अंदर उपस्थित जो प्रोटीन होती है उसको पचाने का कार्य ये दोनों के दोनों एंजाइम करते हैं और इनको अग्नाशय से स्रावित किया जाता है शरीर के द्वारा। आमाशय से स्रावित किया जाता है शरीर के द्वारा। समझ में आ गया इतना, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। पेप्सिन और रेनिन दो विशेष प्रकार के एंजाइम आमाशय से निकलते हैं। अग्नाशय से पूछ ले तो 6 होते हैं, वो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, मानव रक्त का घनत्व। मानव रक्त का घनत्व कितना होता है। रक्त यानी कि एक विशेष प्रकार का उत्तक। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त का घनत्व आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1.028 से 1.032, दूसरा है 1.040 से 1.090, तीसरा है 1.050 से 1.060 और ऑप्शन नंबर डी है 1.044 से 1.055। मानव रक्त का घनत्व कितना होता है, मानव रक्त का घनत्व कितना होता है, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, मानव रक्त का घनत्व कितना होगा, ए बी सी और डी। 1.028 से 1.032 जिसने जवाब दिया है गलत है ये जवाब। ये तो दूध का घनत्व है, ये मैंने जानबूझकर यहाँ पर लिखा है। दूध का घनत्व किसको आता है, किसी को नहीं आता है, कोई बच्चा जवाब नहीं दिया किसी ने भी। दूध का घनत्व कितना होता है, 1.028 से 1.032 होता है। अगर आपसे रक्त का पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है 1.050 से 1.060। ठीक है, 1.050 से 1.060 मानव रक्त का घनत्व 1.050 से 1.060 होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण अवस्था में मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पर यहाँ पूछा गया है भ्रूण अवस्था के अंदर, जब भ्रूण अवस्था में होता है कोई भी जीव, मनुष्य की बात कर रहा हूँ, जब भ्रूण अवस्था में मनुष्य होता है तो उस अवस्था में मानव शरीर के किस भाग में रक्त का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए है अस्थि मज्जा, बी है प्लीहा, सी है हृदय और डी है यकृत। ए बी सी और डी, भ्रूण अवस्था में मानव शरीर में रक्त का निर्माण, भ्रूण अवस्था में मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा के अलावा प्लीहा, हृदय, यकृत। जिसने इसका जवाब दिया है प्लीहा, बिल्कुल सही जवाब है। भ्रूण अवस्था में मानव शरीर में रक्त का निर्माण प्लीहा के अंदर होता है, प्लीहा के अंदर होता है। और जब मनुष्य धीरे धीरे वयस्क हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके शरीर के अंदर एक अस्थि मज्जा नाम की एक अंग या एक जगह विकसित होती है, उसको इंग्लिश में हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर ही रक्त का निर्माण होता है। जब भ्रूण अवस्था से मनुष्य का शरीर जब भ्रूण अवस्था से बड़ा हो जाता है, बच्चा बन जाता है या बड़ा हो जाता है थोड़ा, या वो 1 साल का हो जाता है या थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर अस्थि मज्जा के अंदर या बोन मैरो के अंदर उसका रक्त बनने लगता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, मानव रक्त का पीएच कितना होता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 3.7, बी है 5.7, सी है 7.4 और डी है 8.9। जवाब देना है मानव रक्त का पीएच। मानव रक्त का पीएच हाइड्रोजन आयन के धनात्मक ऋणात्मक लोगरिथम को पीएच के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। मानव रक्त का पीएच 7.4 कहलाता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। अब देखिए इससे जुड़ी और जानकारी दे देता हूँ आपको। सामान्य व्यक्ति जो होता है उसमें 5 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना रक्त पाया जाता है, लगभग 5 लीटर के समथिंग रक्त पाया जाता है। अगर रक्त दाब की बात करें तो एक सामान्य मनुष्य जो होता है उसका जो रक्त दाब या ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 80 से 120 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए। 80 से 120 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह क्रिया जिसमें एक जाति के प्राणी अपनी ही जाति के प्राणियों को खा जाते हैं क्या कहलाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या है, वह क्रिया जिसमें एक जाति के प्राणी अपनी ही जाति के प्राणी को खा जाते हैं। अब इसको ध्यान से समझना है। समझने के लिए मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। सपोज दैट कोई मेंढक है,
ठीक है, वो मेंढक अपने ही जाति के मेंढक को खा रहा है, जाति दैट मीन्स एक मेंढक दूसरे मेंढक को खा रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? ठीक है, एक प्राणी अपनी ही जाति के प्राणी को खा जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है कैनाबोलिज्म, ऑप्शन नंबर बी है स्वभक्षी, सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। अब जो ये कैनाबेलिज्म शब्द है, ये पहले आपने मुर्गियों का जब अध्ययन किया होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि मुर्गियों के आपस में चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करने की क्रिया कैनाबेलिज्म के नाम से जानी जाती है। अगर आपने पढ़ा है तो यस लिख देना नीचे, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो वापस से आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए, मुर्गियाँ जो होती हैं वो झुंड में रहती हैं और मुर्गियों की एक आदत होती है, वो अपनी साथी मुर्गी या अन्य जो मुर्गियां झुंड में होती हैं उनमें एक दूसरे में चोंच मारती हैं, चोंच मारकर उनको घायल करती है, और उस अवस्था को भी हम कैनाबेलिज्म के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या है, एक जाति के प्राणी अपनी ही जाति के प्राणियों को खा जाते हैं, उस अवस्था को भी हम कैनाबेलिज्म के नाम से जानते हैं। कैनाबेलिज्म जो शब्द है वो एक इंग्लिश शब्द है, अगर वहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ नहीं आता है तो स्वभक्षी पर आपको सही टिक मार्क करना है। स्वभक्षी या कैनाबेलिज्म एक ही चीज है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ए और बी दोनों ही बिल्कुल सही जवाब है, कैनाबेलिज्म और स्वभक्षी। क्लियर, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी-बेरी रोग का कारण है। बेरी-बेरी रोग का कारण है ऑप्शन नंबर ए विटामिन विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। जवाब देना है आपको, क्या होगा बेरी-बेरी रोग का कारण। बेरी-बेरी रोग का कारण बताना है, बेरी-बेरी रोग का कारण आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्या होगा इसका जवाब? इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप अभी पढ़ रहे हो बेरी-बेरी रोग का कारण। जिसने इसका जवाब दिया है बेरी-बेरी रोग का कारण विटामिन बी, बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन बी जो होता है उसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। अब देखिए, बेरी-बेरी रोग हो तो जाता है, आप सब लोगों को जब पता है बेरी-बेरी रोग विटामिन बी, लेकिन लक्षण पता नहीं है। अब लक्षण भी ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, इसका जो मेन लक्षण है वो मेन लक्षण बता देता हूँ मैं आपके, सिर्फ 3 ही लक्षण है। सबसे पहला लक्षण तो ये है कि जो हृदय की धड़कन होती है वो कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे धीरे हृदय धड़कन कम हो जाती है। दूसरा क्या है, हृदय की जो शरीर की जो पेशियाँ होती हैं और जो तंत्रिका तंत्र होता है वो भी कमज़ोर होना चालू हो जाता है। तंत्रिका तंत्र का कमज़ोर होने से मतलब ये है कि अब आपके शरीर में किसी प्रकार की बाहर कोई क्रिया हो रही है तो उसका आभास आपको बहुत कम हो रहा है, हो तो रहा है लेकिन कम हो रहा है, क्योंकि अभी तक कमज़ोर तंत्रिका तंत्र अभी तक कमज़ोर हुआ है, बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आभास आपको हो रहा है। समझ में आ गया? तो अब ध्यान रखना, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है, जिसमें हृदय की धड़कन कम हो जाती है और पेशियाँ और तंत्रिका तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का अपने ही एंजाइम द्वारा विघटन होना क्या कहलाता है? कोशिका का अपने ही एंजाइम द्वारा विघटन का मतलब जानते हैं, विघटन यानी मतलब टूट जाना, नष्ट हो जाना या अलग हो जाना या विभाजित हो जाना। विघटन होना क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए है ऑटोलिसिस, बी है स्फेग्नोमस, सी है सेल्फ डेड और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब आपको देना है कोशिका का अपने ही एंजाइम्स के द्वारा विघटन हो जाना क्या कहलाता है। फिर मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड सारी जानकारी। अब जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए वाला जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका का अपने ही एंजाइम द्वारा विघटन होना ऑटोलिसिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑटोलिसिस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ऑटोलिसिस कैसे होता है। आप सब लोगों को पता है कि जो कोशिका होती है उसमें एक विशेष प्रकार का कोशिकांग पाया जाता है जिसको लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को हम हृदय की कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। अब सुसाइड बैग उसको क्यों कहते हैं? उसको सुसाइड बैग कहने का कारण ये है कि उसमें लगभग 24 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। उन एंजाइम्स का काम ये होता है कि अगर कोशिका के अंदर कोई भी हानिकारक पदार्थ या अनैच्छिक पदार्थ जिसकी कोशिका के अंदर जरूरत नहीं है तो वो उसको डाइजेस्ट करती है और डाइजेस्ट करके कोशिका से बाहर निकाल देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम जो होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है और लाइसोसोम फट जाता है। जैसे ही लाइसोसोम फटता है, लाइसोसोम के अंदर वाले जितने भी पाचक एंजाइम होते हैं वो कोशिका के अंदर फैल जाते हैं और उस स्थिति में कोशिका खुद भी नष्ट हो जाती है और अपने आसपास की कोशिकाओं को भी नष्ट कर देती है।
इसी अवस्था को, इसीलिए उस जो लाइसोसोम होता है उसको कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर उसको सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, और कोशिका का अपने ही एंजाइम द्वारा विघटन ऑटोलिसिस कहलाता है। समझ में आ गया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आज की क्लास कैसी लग रही। ठीक है, समझ में आ गया। आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे हम। मिलेंगे कल ठीक 11 बजे मिलेंगे, कल ठीक 11:30 बजे मिलेंगे। आज मेरी क्लास लेने की इच्छा इसीलिए नहीं हुई क्योंकि तुम लोग रोज़ाना कुछ ना कुछ पंगा कर देते हो लाइव चैट बॉक्स में, कभी लड़ाई कर लेते हो, कभी कुछ कर लेते हो, फिर मैं किसी को कुछ कह देता हूँ तो आप बुरा भी बहुत जल्दी मान जाते हो। इसीलिए मेरा आज मन नहीं हुआ सुबह क्लास लेने का। अभी शाम को भी मेरा मन नहीं था क्लास लेने का, लेकिन अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, क्लासेस लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कंटिन्यू क्लासेस लगाऊंगा। बस आप थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें, कुछ दिन और बनाए रखें। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो आपको बस तैयारी कंटिन्यू रखनी है और चैनल को बस शेयर करते रहें, सपोर्ट अपना दिखाते रहें। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना वायरस है। थैंक यू।